सो हे वीप्स नेक्सस हियर और मेरे साथ क्या चुका है डार्क मेस का एक बहुत ही तड़कता भड़कता एपिसोड। इसके एक्शन और फाइटिंग से इसका तो जवाब ही नहीं है। और अगर तुम लोगों में से किसी ने भी डार्क मेस की सीरीज नहीं देखी है तो भाई तुम लोग बहुत तगड़ी चीज मिस कर रहे हो। प्रीवियस एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके देख लो। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था दोनों ही ऑर्डर के बीच में वॉर शुरू हो चुकी थी। ऑर्डर ऑफ जेनेथ गॉड का आर्टिफैक्ट बैटलफील्ड हेलेस के यूज करते हैं एंड आउटकम जान के उसी के हिसाब से काइमेरा नाइट्स की फौज के साथ सर लियोन को बैटलफील्ड में भेज देते हैं। उनके खिलाफ खड़ी होती है हमारे हीरोज की टीम, जिसमें 3 स्वॉर्ड मास्टर्स होते हैं और 3 आर्क मेजेस होते हैं। और आखिरी में होता है एंशिएंट डार्क मेज डियाब्लो वॉलपेर का रिइंकार्नेशन जिमी वेल्टन, जिसने अब तक की ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार सुप्रीमेसी स्टेट को हासिल किया है। और ये लोग मिलकर ऑर्डर ऑफ जेनेथ में भारी ही पड़ते हैं, जो कि बैटलफील्ड हेलेक्स में पहले प्रेडिक्ट कर दिया गया था। इसीलिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जेनेथ का जीतने का प्लान था ही नहीं, बल्कि उनका प्लान था जिमी वेल्टन के फादर आर्गो वेल्टन को मौत के घाट उतारना। और इसी प्लान के चलते विंसेंट जिमी को सब लोगों से दूर इन्फिनाइट बैटलफील्ड में ले जाता है और जेनेथ द्वारा दी गई पावर का यूज करता है। लेकिन फिर भी जेनेथ उसको अपनी अल्टीमेट टेक्निक जेनेसिस का यूज करके मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ क्लियॉन भी आर्गनो वेल्टन को मारने में कामयाब नहीं हो पाता, बल्कि आर्गनो वेल्टन उसका सर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन क्लियॉन तभी अपना हुक्म का चलता है, जो कि होता है टाइम रिवर्सल। वो इसका यूज करके टाइम में पीछे जाके अपनी मौत के बाद भी खुद को रिग्रेस कर सकता है। वहीं विंसेंट की बॉडी को वेसल बनाकर उसके अंदर खुद गॉड ऑफ वॉर जेनेथ आ जाता है। और इस एपिसोड में होने वाली है जिमी वेल्टन और जेनेथ की फाइट। सो चलो शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जेनेथ सन, द गॉड ऑफ वॉर एंड पीस, एक ऐसा सन की जो कि शांति को हासिल करने के लिए पूरी दुनिया का खात्मा चाहता है। और आज से सदियों पहले उसका युद्ध होता है उसकी नियति से, जो कि होता है डियाब्लो वॉलपेर। और हजारों सालों बाद भी जेनेथ की नियति उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो वापस से टकरा जाता है डियाब्लो वॉलपेर की रिइंकार्नेशन जिमी वेल्टन से। जिमी कह रहा होता है, हालांकि वो देखने में अलग हो, लेकिन मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ कि वो जेनेथ ही है। लेकिन वो अचानक से यहाँ पर डिसेंट क्यों हो गया? जेनेथ कहता है, कमाल है, तुम एक इंसान के तौर पे बहुत ही ज्यादा काम के हो, तो बताओ क्या तुम मेरी सेवा करोगे? मैं तुम्हें अपनी सेंट की पोजीशन से नवाजूंगा। जिमी उस पर अटैक कर दो है, कहता तुम्हारी सेवा करने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। एब्सोल्यूट लाइट। क्या डिवाइनिटी? नहीं, ये देखने में तो डिवाइनिटी लग रही है, पर ये उससे डिफरेंट पावर है। आखिर तुम्हारी गॉड की नकल उतारने की हिम्मत कैसे हुई? वो एक ही झटके में उसके अटैक को बेकार कर देता है। लेकिन जैसे लाइट हटती है, वो देखता है कि वहाँ पर जिमी नहीं होता, बल्कि जिमी आ चुका होता है उसके ऊपर, वो भी अपने ब्लैक सूट में। वो जेनेसिस का यूज करने ही वाला होता है, लेकिन पलक झपकते ही जेनेथ उसके पीछे टेलीपोर्ट कर जाता है और सिर्फ एक हाथ के फटके से उसको जमीन की ओर फेंक देता है। जिमी किसी तरीके से अपने आप को संभालता है। वो बिना किसी ट्रेस से टेलीपोर्ट हो गया। अगर मैंने ब्लैक आर्मर नहीं पहना होता तो मेरी हड्डियां तो टूट चुकी होती। तभी जेनेथ एक पावर की यूज करता है, डिवाइन डोमेन। देख इमोर्टल, यही एक गॉड की पावर। डिवाइन डोमेन एक हाईएस्ट लेवल की स्पिरिचुअल टेक्निक है, जो कि सिर्फ 12 गॉड से यूज कर सकता है। और इसी की वजह से जेनेथ बिना किसी ट्रेस के फ्रीली मूव कर पाया। जिमी कहता है, ओह तो क्या तुम इतने ही पावरफुल हो? लेकिन फिर तुम्हें गॉड ऑफ सन रॉन ने धक्के मार कर निकाल क्यों दिया? क्या तुम्हें ये कैसे मालूम है? क्या तुम्हें पीरा ने बताया? जिमी उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन मुझे बताओ तो, रान ने अपने पालतू कुत्ते को खुला क्यों छोड़ दिया? जेनेथ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तुम कीड़े, अपनी जबान पर लगाम दो। हाँ, मैं अभी भी अपनी फुल शेट में नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि इतनी पावर तुम्हारी चित्रे उड़ाने के लिए काफी है। ह्यूमंस कभी भी गॉड को सरपास नहीं कर सकते। जिमी कहता है, तो इसका ये मतलब है कि तुम एक बहुत ही बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो। तभी जेनेथ के पीछे गर्मी अपेयर होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अल्टीमेट कैनन में ट्रांसफॉर्म थी। ये क्या है? ये एडवांस मैजिकल इंजीनियरिंग का एक प्रोडक्ट है। ह्यूमैनिटी लगातार ग्रो करती है। डेवलपर्स का ये कहना है कि हर 5 साल में ग्रोथ की रेट डबल हो जाती है। हम तुम लोगों से अलग हैं। और हाँ, तुमने क्या कहा था, ह्यूमंस कभी भी गॉड को सरपास नहीं कर सकता। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ह्यूमंस की औकात क्या है। गौर से देखो कि ह्यूमंस की कोई भी लिमिट नहीं होती है। जेनेथ कभी फट के 64 हो जाती है और इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट कर पाता, गर्मियां फायर हो जाती है। जिमी एविलियन का यूज करके उस अटैक से बच चुका होता है, या फिर ये कहे कि बाल ही बचा होता है, क्योंकि अगर 1 सेकंड की देरी हुई होती तो इसका भी गेम जेनेथ के साथ में बच चुका होता। धुएं के बीच में खड़ा होता है जेनेथ, जिसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है, जो कि गुस्से में कहता है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मैं अपने ट्रू फॉर्म की भी कुछ पावर यूज करूंगा और तुम्हारा यहीं पर ही खात्मा कर दूंगा। देखते ही देखते वो पूरी बॉडी को हील कर लेता है और एक वेपन को सम्मन करता है, जो कि होती है एक एंशिएंट शॉर्ड। उसको देखते ही जिमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसको अपनी पास्ट लाइफ के विजन्स आते हैं, जिसके साथ में उसका एक फ्रेंड खड़ा होता है। डियाब्लो कहता है, ये क्या है? ओह ये। वो खड़े खड़े एक विशालकाय पहाड़ को बीच से काट देता है एंड कहता है, ये है वर्ल्ड सॉफ्टेस्ट स्वॉर्ड। इस बंदे का नाम होता है टेमेटियस और ये भी जंग में डियाब्लो के साथ 12 गॉड के खिलाफ लड़ा था। जिमी को ये सब याद करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जेनेथ कहता है, ओह तो तुम इस तलवार को जानते हो? ये तलवार एक स्वॉर्ड्समैन की है, जिसको मैंने सदियों पहले मारा था। और बताओ मजे की बात क्या है, ये जिसकी बॉडी में यूज कर रहा हूँ, ये उसी बंदे की रिइंकार्नेशन है। क्या रिइंकार्नेशन? उसको ऊपर याद आने लगता है जब उसने उसको मारा था, जिसको याद कर
करके जिमी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जेनिथ उसके पर वार करते हुए कहता है, तो चलो तुम्हारी मौत का समय आ गया। डेमेटिया सीक्रेट टेक्निक, जेंटल ब्रीज। जिमी उसे लड़ने के लिए डार्क माना यूज करने ही वाला होता है। मरने का वक्त मेरा नहीं तेरा आया है, लेकिन तभी कोई आकर उसकी आंखों को छुपा देता है। माय लॉर्ड, अभी आपको अपनी आइडेंटिटी सामने नहीं लानी चाहिए, यहाँ से आगे मैं संभाल लूंगा। वहाँ पे इमेज डार्क माना आता है। जेनिथ कहता है, आखिर तुम हो कौन और मेरी परमिशन के बिना इस डायमेंशन में कैसे आए? वो बंदा कहता है, इसी पल का मैं सदियों से इंतजार कर रहा था। मैं हूँ ट्रिका, द डीमन किंग ऑफ वेंजेंस, और मैं तुझसे अपने मास्टर डियाब्लो वॉलपेयर का बदला लेने आया हूँ। तब ऐसे इंसिडेंट होता है बैटलफील्ड में, जहाँ बकलियन अभी भी अपनी गर्दन ही पकड़े खड़े होता है और वो कई बार मर के जिंदा हुआ होता है, इतनी बार कि वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। वो सोच में ही पड़ा होता है, जब तक ये तीनों स्वॉर्ड्समैन ही मेरे ऊपर मिलकर हमला करेंगे तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और ऊपर से इनके साइड में तीनों आर्कमेथर्स भी हैं। वैसे तो मैं इस मेथड का यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे फादर की पावर का यूज करके काइमेरा नाइट्स को बर्सर्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ही करना पड़ेगा, और वो ऐसा ही करता है। देखते ही देखते सारे काइमेरा नाइट्स बर्सर्क मोड में चले जाते हैं और सोल्जर्स पे भारी पड़ने लगता है। कल काइमेरा से लड़ रही होती है और वो ये चीज रियलाइज करती है कि जब से वो लाइट जमीन पर पड़ी है, काइमेरास बौखला गए हैं और ऊपर से उसको बैरियर में नहीं दिख रहा होता। वो कहते हैं, मुझे जल्दी से इस एरिया का सफाया करना चाहिए, ऑफिसर बेला को ढूंढना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, क्लियोन वहाँ पर आ जाता है। तुम्हारी पावर ने तो मेरी नाक में दम कर रखा है। क्या मेरी पावर? आखिर क्या बकवास कर रहा है? अभी तक तो मैंने अपनी पावर दिखाई भी नहीं है। और न ही क्लियोन उसको मौका देता, क्योंकि अगले ही पल उसकी तलवार से किल का गसर धड़ से अलग हो जाता है। हाँ, उसका खेल वहीं पर ही खत्म। बेचारे को बहुत गंदी मौत मिली। देन क्लियोन बेरियर को काफी जोर शोर से ढूंढने लगता है और फिर वापस से चेंज होता है गॉड की बैटलफील्ड में, जहाँ पर जेनिथ और जिमी के बीच में ट्री का दीवार बनकर खड़ा होता है। जेनिथ सोच रहा होता है, क्या डियाब्लो वॉलपेयर का सर्वेंट? मैं इस बंदे के अंदर से डियाब्लो वॉलपेयर की डार्कनेस को तो सेंस कर सकता हूँ, लेकिन उसको तो अभी भी प्राइमोर्डियल डार्कनेस में बंद होना चाहिए। उसके जितने भी अवशेष बचे थे उनको तो इस पूरी दुनिया से मिटा दिया गया था, तो आखिरकार ये कैसे बचा? और जो भी हो, ये डीमन किंग बिना किसी परमिशन के मेरी स्पेस में कैसे आ पाया? वो उससे वही चीज पूछता है। ट्री का स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, तुम जानकर क्या ही करोगे, क्योंकि तुम तो मरने वाले हो। जेनिथ कहता है, तुम्हें क्या लगता है एक डीमन किंग मुझे मारने के लिए काफी है? ट्री का जले पे नमक चढ़ाते हुए कहता है, अगर तुम इतने ही ज्यादा पावरफुल हो तो जरा ये बताओ, तुम मेरे मास्टर से कितनी बार आ रहे हो? जेनिथ आग बबूला होते हुए उसके ऊपर रश कर देता है। ट्री का भी उसकी ओर आगे बढ़ता है। दोनों के ही स्वॉर्ड्स का क्लैश होता है। उनके बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। कभी ट्री का अटैक कर रहा होता है तो कभी जेनिथ। उन दोनों की बैटल की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उनके क्लैश से पूरा स्पेस ही कांप रहा होता है। तुम हरामखोर, शांत हो जाओ। तुम्हारे मुंह चलाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इस बॉडी में तुम मेरे टक्कर तक के नहीं हो। देखते ही देखते वहाँ चारों तरफ ही धुआं हो जाता है। नहीं, ये दिल्ली या लाहौर नहीं है। हम लोग देखते हैं जेनिथ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, जिसकी वजह से जेनिथ अपनी और भी ज्यादा पावर्स का यूज करने लगता है। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई, साइंटिफिकेशन, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में डीमन किंग पर अटैक कर देता है। जिमी जोर से ट्रिका का नाम बुलाता है। ट्रिका कहता है, नहीं मास्टर, आप इन सब चीजों से दूर रहिए, मैं किसी भी हालत में आपकी रक्षा करूंगा। वो पूरे अटैक को अपने ही दम पर रोकने लगता है। जेनिथ भी अपना पूरा जोर लगा रहा होता है। जिमी अपने आप से सवाल पूछता, क्यों? आखिर मैं अभी भी इतना वीक क्यों हूँ? अगर मैंने यहाँ पर अपने डार्क मैजिक का भी यूज किया तब भी गारंटी नहीं है कि मैं उसको मार भी पाऊंगा कि नहीं। लेकिन मैं खड़ा खड़ा अपने सबॉर्डिनेट को खुद की रक्षा करते हुए नहीं देख सकता। कितनी शर्म की बात है। उसने अपना हाथ सीने में रखा होता, लेकिन तभी उसको कुछ महसूस होता। जब वो उसको निकालता है तो वो होता है वही ड्रम टोकन जो कि उसको मार्कस रैमले ने दिया था। उसको सारी चीजें याद आती हैं। हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में फादर भी है और सर बेरिल भी। सारे लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और मैं क्या कर रहा था? यहाँ खड़े खड़े देख रहा था। वो बरिस्टा को अपने पास बुलाता है, वो भी बहुत ही ज्यादा सीरियस लुक में। अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं जेनिथ को मारूंगा और सभी लोगों के पास वापस जाऊंगा। वो टेलीपोर्ट करके हवा में जेनिथ के सर के ऊपर पहुंच जाता है और अल्टीमेट टेक्निक जेनेसिस के यूज करता है। जेनिथ, तुम मेरे अपोनेंट हो। जेनेसिस प्लस एब्सोल्यूट लाइट, और बूम, वो जेनिथ के स्पिरिचुअल फॉर्म को चीरने में कामयाब हो जाता है और उसके सामने होती है जेनिथ की फिजिकल बॉडी, जिसके ऊपर वो पूरी स्पीड से बरिस्टा के साथ आगे बढ़ रहा होता। उसकी तलवार भी रेड ड्रैगन की फायर से थदा करी होती है। इन सब चीजों को देखने के बाद जेनिथ के भी पसीना छूट जाता है। क्या वापस से वो डिवाइन पावर? मैं इस मोटर बॉडी के साथ उसकी डिवाइन पावर का सामना ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। मुझे अपनी सेंचुरी में वापस जाना ही पड़ेगा। मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाता विलन्स की थकेली वार्निंग के साथ कि अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो मैं तुम्हारे चिथड़े कर दूंगा। जिमी भी जमीन पर आ जाता है। ट्रिका कहता है, मास्टर अब ठीक है ना? जिमी कहता है, वो सब छोड़ो, ध्यान देने वाली बात ये है कि जेनिथ के यहाँ से भागने के बाद भी इसकी इन्फिनाइट बैटलफील्ड खत्म क्यों नहीं हुई।
वो वहाँ पर एक अटैक भी करता है, पर उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो डायमेंशन अभी भी ब्रेक नहीं हुआ होता। ट्रिका कहता है, माय लॉर्ड, यहाँ से निकलने का भी एक रास्ता बाकी है, लेकिन जैसा कि आपको पता है डीमन रेल्म में जाने के लिए इमेंस प्रेशर का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपकी करंट बॉडी, जिमी सोच रहा होता है, मेरी स्पिरिट 9th रैंक की एंड मेरी बॉडी भी है एक स्वॉर्ड मास्टर लेवल की, लेकिन डायमेंशन को क्रॉस करने की बात अलग ही है, क्योंकि अगर मैं वहाँ का प्रेशर हैंडल करने में फेल हो गया तो मेरी बॉडी फट जाएगी। लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। ट्रिका, मैं तैयार हूँ। ट्रिका अपने पास एक डायमेंशनल स्टोन निकालता है, एक ऐसा स्पेशल माना स्टोन जिससे कि डायमेंशनल ट्रैवल किया जा सकता है। जिमी कहता है, ओह तो तुम इन्फिनाइट बैटलफील्ड में इसकी मदद से आए। ट्रिका डीमन रेल्म का गेट खोलते हुए कहता है, पहले हम लोग वहाँ पर पहुंच जाए, फिर मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बता दूंगा, लेकिन ध्यान से। जिमी वहाँ से कूदते हुए कहता है, तो चलो डीमन रेल्म में मिलता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है वहाँ का प्रेशर बढ़ते ही जाता है। हालांकि जिमी को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, पर वो हार नहीं मानता। वापस से शिफ्ट होता है क्यूरिन की बैटलफील्ड में, जहाँ पर क्लियोन बेरिल को ढूंढ रहा होता। ये चूहा बेरिल गया कहाँ? एल्वेल्टन को मारने से पहले मुझे इससे निपटना होगा। लेकिन तभी उसको एक आवाज आती है, जो कि होती है एल्वेल्टन की, या फिर गए आर्गनो वेल्टन की, जो कि हवा में होता और हर बार की तरह अभी भी वही मूव किया होता है। वो कह रहा होता है, मैं इस बार नहीं चूकूंगा। लेकिन क्लियोन को पता था कि वो यही अटैक करने वाला है, इसी वजह से वो उसको डॉज करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वो समझ नहीं पा रहा होता कि आर्गनो वेल्टन क्या बक रहा था। आर्गनो कहता है, मैं तुम्हें समझा तो नहीं सकता, लेकिन मुझे कई बार यहाँ पर डेजा वू हुआ है। यहाँ पर जितनी भी चीजें हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कई बार हो चुकी हैं। पहली बार मुझे ये लगा कि ये इल्यूजन है, लेकिन नहीं, ये तो मेरी मेमोरीज थी। और जब मैंने ज्यादा सोचा और तुम मेरे हाथों कई बार ही मर चुके हो। लियोन कहता है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला? आर्गनो कहता है, पता नहीं, और अगर पता भी होता फिर भी मैं तुझ जैसे चूतियों को बताना जरूरी नहीं समझता। लियोन गुस्से में आके कैजुअलिटी रिवर्सल का यूज करता है, लेकिन इस बार भी आर्गनो वेल्टन को वो सेंस हो जाता है। ये इनविजिबल पावर तो बिल्कुल वैसा ही लग रही है जैसे जिमी यूज करता है टाइम रिलेटेड पावर्स। वो उस पर वही अटैक करता है जो कि उसने जिमी के ऊपर किया था, जिससे कि क्लियोन की कैजुअलिटी रिवर्सल ब्रेक हो जाती है। उसकी पेनल्टी झेलनी पड़ती है खुद क्लियोन को, जो कि उसी की पावर का डाउन साइड है। उसको काफी डैमेज पहुंचता है। आर्गनो कहता है, ये था डायमेंशनल स्लैश, जो कि कई डायमेंशंस को एक ही स्लैश में काट सकता है, और टाइम भी डायमेंशन में लिमिटेड है, तो मैं उसको भी काट सकता हूँ। तुम्हारी पावर मेरे सामने कुछ नहीं है। क्लियोन सोच रहा होता है, मैंने अपनी सारी चांसेस यूज कर लिया, इसी वजह से मैं वापस से टाइम में पीछे नहीं जा सकता। नहीं क्लियोन नहीं, शांत रह, उसको इस चीज का आभास नहीं होना चाहिए। तभी वो हंसते हंसते आर्गनो को मैनिपुलेट करने लगता। आर्गनो वेल्टन, आखिर तुम इतनी मेहनत कर ही क्यों रहे हो? तुम्हारी स्वॉर्ड मेरी जान नहीं ले सकती। आर्गनो सोच रहा होता है, ये सही कह रहा है, भले ही मैं इसके कैजुअलिटी रिवर्सल को काट दूं, लेकिन फिर भी ये मरने के बाद टाइम को रिवर्स कर सकता है। अब आखिरी चारा यही है कि मुझे उसको यूज करना पड़ेगा। हालांकि वो अभी भी कंप्लीट नहीं है। ये टेक्निक मैंने अपने फादर का अल्टीमेट मूव फाइनल स्लैश से इंस्पायर होकर बनाई थी, और इसी के साथ वो उस मूव को यूज कर लेता है, फाइनल स्लैश केओस, जिसकी वजह से वो दोनों अलग डायमेंशन में पहुंच जाता है। क्लियोन को कुछ भी सेंस नहीं हो पा रहा होता। आर्गनो कहता है, यह है केओस, एक ऐसा स्पेस जहां पर कुछ भी नहीं है, अ कंप्लीट वॉइड। तुम्हारी प्यारी टेक्निक कैजुअलिटी रिवर्सल यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, और न ही तुम्हारी रिजरेक्शन। क्लियोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता, क्योंकि आर्गनो वेल्टन उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला। उसको अपनी लाइफ की सारी नाकामयाबी याद आने लगती है, और उसी की वजह से वो एग्रेशन रिलीज करता है। वहीं पर दूसरी तरफ आर्गनो वेल्टन भी अपना सब कुछ इस फाइट में झोंकने वाला होता। वो सोच रहा होता, मेरा बेटा वो भी मेरे से आगे निकल गया, अब अगर मैं इस फाइट में मर भी जाता हूँ, फिर भी मरते मरते मैं इस बंदे को तो खत्म ही कर दूंगा। उधर क्लियोन भी उसके ऊपर रश कर देता है। आर्गनो भी उसके ऊपर रश करते हुए अपनी इनकम्प्लीट टेक्निक के बारे में सोच रहा होता है। ये प्लेस एक केओस है जहाँ पर डायमेंशंस ओवरलैप करते हैं, और जितने भी अनस्टेबल डायमेंशंस होते हैं वो आपस में टकराते रहते हैं। इसी वजह से ये प्लेस एक टाइम बम की तरह है। दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे के ऊपर अटैक लैंड करने में कामयाब हो जाते हैं। क्लियोन आर्गनो के फेस पे कट मार देता है, और आर्गनो क्लियोन के दोनों के ही बीच में एक जोरदार जंग शुरू हो जाती है। क्लियोन आर्गनो पे काफी सारे अटैक्स कर देता है। आर्गनो भी उसके सारे अटैक्स को ब्लॉक करके उसके ऊपर काउंटर अटैक्स करने लगता है। वो इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करने के मूड में होता है। वो क्लियोन के ऊपर इतने जोरदार वर्क कर रहा होता है कि क्लियोन उनको हैंडल नहीं कर पाता, और उसके काफी कट्स लगने लगता है। वहीं वो आर्गनो को भी कट मारने में कामयाब हो जाता है। उनकी फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वहाँ पर डायमेंशन ब्रेक होने लगता है। जैसे जैसे उनकी अटैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है, वैसे वैसे दरारें बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन वो दोनों एक दूसरे पर वार करते ही जाता है। आर्गनो क्लियोन पे वापस से अटैक कनेक्ट करने में कामयाब हो जाता है। क्लियोन उसके ऊपर रश कर देता है। आर्गनो, तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। आर्गनो सोच रहा होता है, ये डायमेंशन कोलाइड करने ही वाला है, और जैसे ये चीज होगी एक काफी बड़ा क्योटिक ब्लास्ट होगा। लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर ये क्लियोन को मारने का सिर्फ एक लौता रास्ता है, तो मैं अपना बलिदान देने के लिए भी तैयार हूँ। उसके फेस पे एक ऐसा लुक होता है जिसको देखकर क्लियोन की फट की हाथ में आ जाती है। क्यों? आखिर इसने ऐसा फेस क्यों बनाया है? लेकिन तभी आर्गनो एक क्योटिक स्लैश करता है, जिससे कि क्लियोन की फ्रंट बॉडी बीच में से चिढ़ जाती है। हालांकि आर्गनो क्लियोन पे भारी पड़ा होता, लेकिन फिर भी उसके पास कोई बेचारा नहीं होता, क्योंकि डायमेंशन एक्सप्लोड होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा। वो अपने लास्ट मोमेंट में फादर को याद कर रहा होता। फादर, अब मैं
मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। अगर मैं बस थोड़ा और स्ट्रांग होता तो शायद बात कुछ अलग होती, पर क्या मेरे पास कोई और चॉइस थी? वो अपने वेद को एक्सेप्ट कर चुका होता और जैसे जैसे मौत उसके करीब आ रही होती है उसकी पूरी लाइफ आंखों के सामने फ्लैश होती है। उसकी पहली मेमोरी वो पल की होती है जब उसने पहली बार अपनी तलवार उठाई थी। वो मैराथन करके आया था, वही टच जो कि जेमी ने भी तलवार उठाने से पहले पास किया था और एक रिकॉर्ड भी सेट किया था। आर्गुनो ने भी अपने टाइम पे हाईएस्ट रिकॉर्ड सेट किया था, तब वो भी 9 साल का था। और फिर जब उसने अगले दिन तलवार उठाई तो वो फीलिंग उसके दिल को टच कर गई और उसने ट्रेनिंग करके रातों दिन नेक कर दिया। और फिर फाइनली कुछ साल में वो वक्त आ ही गया जब वो एक स्वॉर्ड मास्टर बन गया। तब उसके फादर भी उसके पास आते हैं एंड अपनी खानदानी स्वॉर्ड देते हुए कहते हैं, ये लो आर्गुनो, इस स्वॉर्ड का नाम है फ्रैगार्क। ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है जो कि हमारी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन होती है। अब आज से वेल्टन हाउसहोल्ड की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। आर्गुनो कहता है, फादर मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं करूंगा। देन वो बेले हाउसहोल्ड में भी एडवाइस लेने को जाता है जहाँ पर वो पहली बार मिलता है शीयर्स बेले से और वो पहली नजरों में ही उसके प्यार में गिर जाता है। एक ऐसी वुमन जो कि आर्गुनो की लाइफ को चेंज कर देती है। आर्गुनो उसको प्रपोज भी करता है जो कि ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ सालों बाद उनको अपने प्यार का भी फल मिल जाता है। यू नो व्हाट आई मीन। हाँ, जिमी वेल्टन का जन्म होता है जिससे आर्गुनो वेल्टन फूले नहीं समाता। वो एक अच्छा बाप बनता है। फिर उनके घर में सारा का भी जन्म होता है जिससे कि आर्गुनो की दुनिया कंप्लीट हो जाती है। लेकिन फिर जिमी को आगे बढ़ने के लिए उन लोगों से अलग होना पड़ता है, पर जिमी अपने फादर को प्राउड कराता है और सारा भी स्वॉर्डमैनशिप सीखती है। आर्गुनो जिंदगी भर एक अच्छा पति और बाप बन के रहना चाहता था, लेकिन किस्मत के आगे किसकी चली है। वॉर आउटब्रेक होती है और वो जाने से पहले शियर से वादा करता है कि वो वॉर खत्म होने के बाद जिमी के साथ में सही सलामत वापस आएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने वादे को नहीं निभा सकता। शियर्स, मुझे माफ कर देना, मैं एक अच्छा पति नहीं बन सका। लेकिन तभी उसको किसी की आवाज आती है, अरे वेल्टन, आप अभी नहीं मर सकता। और ये होता है आर्कमेज मार्कस रेडमिल। वहाँ पर क्योटिक ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन उसके बीच में एक मैजिकल लाइट दिख रही होती है और हम लोग देखते हैं आर्गुनो वेल्टन वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। वो हैरान होता है कि अभी हुआ क्या, लेकिन जब वो सामने देखता है तो उसकी हैरानी का तो ठिकाना नहीं होता। वहाँ पर रेडमिल पड़ा होता है और अभी क्लियर नहीं है कि वो जिंदा भी है कि मर गया। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले का सीन जहाँ पर कई सारे कैमरास गैरिन वॉल पे हमला कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन में खड़ा होता है रेडमिल जो कि चेन लाइटनिंग का यूज करता है और उन सभी कैमरास को मिट्टी में मिला देता है। वो सोच रहा होता है ऐसे हम लोग कासल के गेट को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम लोग आराम नहीं कर सकता। साइमन और ओपन भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन आखिर में उनका मना भी खत्म हो जाएगा। पता नहीं पीरो चर्च की रिइंफोर्समेंट कब आएगी। मैं बस यही आशा करता हूँ कि स्वॉर्ड मास्टर अपना स्टैमिना बचा के रख रहे होंगे, लेकिन आर्गुनो की एनर्जी तो उसके अंदर से आ रही है। नहीं, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? अगर आर्गुनो इस एक्सप्लोजन की चपेट में आ गया तो उनकी जान को खतरा होगा। क्या वो अपना बलिदान देना चाहता है? नहीं, मुझे ये होने से रोकना ही होगा। वो एक 8th रैंक के पोजीशन मैनिपुलेशन स्पेल का यूज करता है, कोऑर्डिनेट चेंज, जिससे कि वो पहुंच जाता है आर्गुनो की जगह पर और आर्गुनो आ जाता है उसकी जगह। लेकिन इसकी वजह से रेडमिल के ऊपर क्योटिक ब्लास्ट हो जाता है और आ जाता है प्रेजेंट का सीन जहाँ पर रेडमिल के पास में आर्गुनो बैठा होता है। प्लीज होश में आइए, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? तभी वहाँ पर बेरिल आ जाता है। यहाँ पर अभी एक बहुत मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं? मार्कस, आर्गुनो कह रहा होता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ग्लियोन को वॉइड ऑफ केओस में बंद करके मारना चाहता था, जिसमें कि मेरे भी जान खतरे में आ सकती थी, लेकिन रेडमिल ने कोऑर्डिनेशन चेंज कर दिया। बेरिल कहता है, ये अभी भी जिंदा है, बस बेहोश हुए हैं, तो इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। आर्गुनो कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा क्योटिक एनर्जी जा चुकी है और अगर एक बार केओस ने किसी की बॉडी में घर बना लिया तो वो उसको छोड़कर नहीं जाता। बेरिल कहता है, अगर तुम्हारी जान भी खतरे में थी तो तुमने ये एक्सट्रीम मेथड क्यों चुना? आर्गुनो रेडमिल को उठाते हुए कहता है, क्योंकि ग्लियोन के पास समय में पीछे जाने की शक्ति है, लेकिन हमारे ब्लड लाइन में स्पेस टाइम को कंट्रोल करने की पावर्स है। इसी वजह से मैं इसकी ट्रिक को समझ पाया और मेरे हिसाब से इसके रिजरेक्शन को रोकने का यही इकलौता रास्ता था, लेकिन मेरी वजह से रेडमिल को ये सब झेलना पड़ा। ये सब मैं भावनाओं में बहने का नहीं है, वॉर अभी भी खत्म नहीं हुई है। अगर हम लोगों ने अपना कंपोजर लूज कर दिया तो हमें और भी ज्यादा कुर्बानियों का सामना करना पड़ेगा। जब तक हम लोगों की मौत नहीं आ जाती हम लोग लड़ेंगे। बेरिल, प्लीज रेडमिल को संभालो। बेरिल कहता है, कहीं तुम मुझसे अब ये मत कहना कि तुम वापस से लड़ने जा रहे हो। तभी वहाँ पर एक डिवाइन लाइट फ्लैश होती है और ये होता है गॉड ऑफ पीरो का अपोस्टल रिकी, जो कि अपोस्टल की पावर अवेकन कर चुका होता है। आने के साथ ही वो बहुत ही बड़ा अटैक भी करता है, लॉ ऑफ जजमेंट, जिससे कि चारों तरफ डिवाइन पावर फैल जाती है। साइमन कहता है, तो ये ऑर्डर ऑफ पीरो के इन्फोर्समेंट्स है। ओवन कहता है, साइमन उधर देखो, और ये होता है होली नाइट लार्स, जो कि एक होली नाइट की फौज को लीड कर रहा होता है। सभी लोग आगे बढ़ो एंड ऑर्डर ऑफ जेनिथ के मॉन्स्टर्स का सफाया कर दो, एक एक को चीर दो। जजमेंट स्वॉर्ड।
वो एक ही स्लाइस में काफी सारे काइमेरास को मार देता है। ऑर्डर ऑफ हीरो के आते ही बैटलफील्ड के सारी सिचुएशन हैंडल होने लगती है। रिकी कहता है अब सब लोगों ने अच्छा किया, अब आगे का काम हम पर छोड़ दीजिए। ऑर्डर ऑफ हीरो की इन्फोर्समेंट जैसे बैटलफील्ड में उतरती है वो चारों तरफ कोहराम मचा देती है। रिकी भी डिवाइन पावर का यूज करके काफी सारे काइमेरा नाइट्स को एक ही ब्लास्ट में मार देता है और चारों तरफ डिवाइन ब्लास्ट हो रहा होता है। साइमन और ओपन उसकी पावर को देखकर हैरान होता है। साइमन कहता है ओह तो यही है पावर, ये गॉड की अपोस्टल की। ओपन कहता है हाँ ये यहाँ पर गॉडेस की प्रॉक्सी है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो इससे यही थी। धीरे धीरे करके वो अंत के करीब आने लगी। ऑर्डर ऑफ हीरो ने टेम्परेरी वार्ड बनाया और उसमें जख्मी सोल्जर्स का इलाज करने लगे। उनकी बिशॉप्स की हीलिंग पावर बहुत ही काबिलियत तारीफ है। अगर एक बिशॉप से कहता कि रेलवे का इलाज करना इम्पॉसिबल है। बिशॉप उसको देखता है और कुछ भी जवाब नहीं देता। कुछ ही टाइम में वॉर खत्म हो जाती है। लॉर्ड जख्मी सोल्जर्स को ढूंढ रहा होता है जहाँ पर उसको मिलती है क्लियन की होली स्वॉर्ड डुरैंडल। हालांकि ये लोग ये वॉर जीत चुके हैं बट वॉर ने इनसे काफी सारी कुर्बानियां मांग ली। बेल कैलका के ऊपर भी रुमाल डाल देता। देन वो रिकी के पास पहुंच जाता है एंड कहता है कि हम लोग उसे नहीं मारेंगे। रिकी कहता है नहीं आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लियोन ने उसकी सारी शक्तियां खो दी हैं। आज से 6 साल पहले ऑर्डर ऑफ जेनेट ने काफी सारे खिलौने एक्सपेरिमेंट्स किए थे लेकिन लकड़ी में कैमरा बनने से बच गया। पर मुझे उन सभी लोगों की पीड़ा का आभास हो चुका था। मैं तो सोच भी नहीं सकता क्या इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं बची है। मैं इस हरामजादे को इतनी आसान मौत नहीं मरने दूंगा। इसकी सजा मौत से भी बदतर होगी। बेल सोच रहा होता है एक सजा जो कि मौत से भी बदतर। पता नहीं मुझे इसके अंदर जिमी की झलक क्यों दिख रही है। रिकी बेल से पूछता है वैसे जिमी का क्या हुआ। सामने बताया कि वो अचानक से गायब हो गया। बेल कहता है हाँ ऐसा लगता है कि ऑर्डर ऑफ जेनेट उसको एक आइसोलेट स्पेस में ले गया। एक आइसोलेट स्पेस तो फिर हम लोगों को डायमेंशनल मूवमेंट के ट्रेसेस ढूंढने चाहिए। देन सीन शिफ्ट होता है ऑर्डर ऑफ जेनेट के हेडक्वार्टर्स में जहाँ पर जेनेट का सेंट होता है। उसके सामने विंशन की बॉडी भी अपेयर होती है। वो उसको संभालते हुए कहता है अभी तक कोई सुराग तक नहीं मिला कि इन्फिनाइट बैटलफील्ड में हुआ क्या। तुम अभी नहीं मर सकता क्योंकि तुम्हें मरने से पहले और भी काम करने हैं। तभी उसको कहीं से बहुत ही मैसिव पावर सेंस होती है। बैटल हेलिक्स के पास में एक आदमी खड़ा होता है जिससे कि विंशन कहता है और फिर आ गए। वो बंदा कहता है हाँ बैटलफील्ड हेलिक्स अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है। सेंट कहता है लेकिन मैंने आपको यहाँ पर बार बार आने से मना किया था, अगर दूसरे गॉड्स को पता चला तो। वो बंदा कहता है नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, उनको पता नहीं लगेगा कि मैं मॉर्टल रेल्म में आ चुका हूँ। और ये होता है जेनेट जिसने की बुढ़े की बॉडी को अपना टेम्परेरी वेसल बनाया होता है। सेंट कहता है लेकिन इन्फिनाइट बैटलफील्ड में क्या हुआ। विंशन की बॉडी का ये हाल। जेनेट कहता है वहाँ पर डीमन किंग आया था, वो भी अपने लॉर्ड डियाब्लो वॉलपिर का रिवेंज लेना है। सेंट कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से डियाब्लो वॉलपिर का सर्वेंट कहाँ से आ गया। जेनेट कहता है मुझे नहीं पता कि वो मेरे डायमेंशन के अंदर कैसे आया, पर मैं ये तो समझ गया हूँ वो इस पल का इंतजार कर रहा था कि कब मैं ह्यूमन बॉडी में अपने वीकर फॉर्म के साथ धरती पर उतरूं। सेंट कहता है कहीं वो जिमी वेल्टन से तो रिलेटेड नहीं है। जेनेट कहता है वो देखने में तो अजनबी लग रहा था लेकिन जिमी वेल्टन वो लड़का भी बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। उसको डेमीडियस के शॉट के बारे में पता था जो कि एक मॉडर्न ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है और वह ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे कि वो मुझे अच्छे से जानता हो। सेंट कहता है वैसे सर क्लियन के साथ क्या हुआ। जेनेट कहता है ओह वो बंदा उसने बैटलफील्ड हेलिक्स की पॉसिबिलिटी को सही साबित किया और अभी उसको पीरो के अपोस्टल ने पकड़ लिया है। हालांकि मुझे उससे झूठ बोलना पड़ा लेकिन उसने मेरी उम्मीद से ज्यादा किया। सेंट सोच में पड़ जाता है तो बैटलफील्ड हेलिक्स ने कभी भी हम लोगों की जीत को प्रिडिक्ट नहीं किया, हमारी डिफीट ही हमारे प्लान का पार्ट थी। लेकिन धनु जेनेट से कहता है मुझे अभी भी लगता है कि हम लोगों को ज्यादा क्षति पहुंची है। सर क्लियन को मिला के हम लोगों ने बहुत कुछ खोया। जेनेट कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, ये सभी चीजें मेरे मास्टर प्लान का पार्ट है। अभी मेरा सबसे पहला काम है जिमी वेल्टन के ट्रू आइडेंटिटी का पता लगाना। दिन वो अपने वेसल की बॉडी से निकलकर स्पिरिचुअल फॉर्म में वहां से चला जाता है और वो बंदा तुरंत ही मर भी जाता है क्योंकि उसने एक गॉड के लिए टेम्परेरी वेसल का काम किया था और इतना लोड नॉर्मल ह्यूमन बॉडी नहीं चल सकती। सेंट सोच रहा होता है लेकिन चीजें पहले से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। फादर ने इन्फिनाइट बैटलफील्ड को एक टेम्परेरी आर्टिफैक्ट के रूप में बनाया था जिससे को वॉर की कैजुअलिटी के बर्डन को कम कर सके और विंशन की बॉडी में आ सके। पर अगर वो एक बार वहां से चले गए तो उनका वहां पर वापस लौटना में नामुमकिन है। लेकिन वो जिमी वेल्टन वो शायद से उस बैटलफील्ड के अंदर डीमन किंग के साथ अकेला होगा और वो क्या करेगा। देन तभी सीन शिफ्ट होता है डीमन रेल्म में। हम देखते हैं डीमन किंग ट्रिका के कासल को जो कि बहुत ही विशाल का होता लेकिन वहां पर हवा में कोई उड़ रहा होता एंड कह रहा होता ओह ट्रिका कैसे हो, हालांकि तुम वापस आ गए हो पर फिर भी तुम लेट हो गए। जब तुम डीमन रन से 1 महीने के लिए चले गए थे उतने टाइम में मैंने तुम्हारा साम्राज्य हथिया लिया। ये होता है डीमन किंग ड्रैकुला। ट्रिका को उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तुमने अपनी हद पार कर दी है, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ड्रैकुला भी अपनी ब्लेड्स के साथ तैयार हो जाता और दोनों ही डीमन किंग्स का क्लैश होता। उनकी जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। जिमी कहता ओए ट्रिका 1 मिनट रुको तो, मेरे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है। तभी अचानक से जिमी कहीं पर बेड पे उठता है। क्या मैं हूँ कहाँ पर, अभी हुआ क्या था। हम लोग को दिखाया जाता है वापस से वही सीन जहाँ पर जिमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फाइट में इंटरफेयर करने लगता है। वो हवा में टेलीपोर्ट होकर एक अटैक बना लेता है और ड्रैकुला के ऊपर फायर कर देता है। ड्रैकुला कहता है ट्रिका मुझे नहीं पता कि तुम इस नासमझ को कहाँ से पकड़ कर लाए हो, पर इस जैसे नौसिकिया की फाइट
फाइट में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई। तभी वो हद से ज्यादा डेमोनिक एनर्जी अनलीश करता है, जिसकी वजह से जिमी अपने होश खोने लगता है। बट तभी उसके आगे ट्रिका आके उसकी रक्षा करने लगता है। माय लॉर्ड, मुझे माफ करिए, पर ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। वो फिर उसके बाद का जिमी को कुछ भी नहीं याद। सीन आता है प्रेजेंट में, जहाँ पर एक डेमन उसके सामने खड़ा होता है। जिमी उसे कहता है जल्दी से मुझे ट्रिका के पास ले चलो। वो चौंकते हुए कहता है ओहो, मुझे ये तो पता था कि तुम्हारे डेमन किंग के साथ में क्लोज रिलेशनशिप है, लेकिन इतनी ज्यादा कि तुम उसको सीधा नाम से। जिमी कहता है बक बक करना बंद करो और मुझे रास्ता दिखाओ। हम लोग देखते हैं ट्रिका फिशिंग कर रहा होता है और उसके शिकंजे में एक बहुत ही बड़ी डेमोनिक फिश आ चुकी होती है, जिसको कि वो जमीन पर पटक देता है। तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है। आखिर तुम कर क्या रहा हो? ट्रिका उसको देखकर चौंक जाता है। माय लॉर्ड, जिमी कहता है तुम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मेरी वाली लाइफ जीते हो, क्योंकि मैं सिर्फ इसको देख ही बता सकता हूँ कि फिशिंग रॉड कितनी ज्यादा महंगी होगी। ट्रिका कहता हाँ, वैसे ये रॉड एडमेंटियम से बनी है। जिमी हैरान हो जाता, क्या एडमेंटियम? तुमने इतने प्रीशियस मेटल से एक फिशिंग रॉड बनाई है? ट्रिका कहता हाँ, क्योंकि ये मेरी हॉबी है और मेरे ख्याल से हॉबी में पैसे खर्च करना कोई भी बुरी बात नहीं है। वो डेमन से कहता है चलो फोर्ट्रेस में वापस चलते हैं। जिमी कहता है अच्छा तुम ये बताओ कि वो लाल आंखों वाला डेमन कौन था और वो सब चल क्या रहा था? ट्रिका कहता है मेरे किंगडम में एक वैम्पायर इन्वेजन हुआ था, एक ऐसी चीज जो कि यहाँ पर आम बात है। हम दोनों के ही किंगडम की टेरिटरीज बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर किसी को भी दूसरे का किंगडम हथियाने का मौका तक दिखता है तो वो उसको नहीं जाने देता, लेकिन इस बार तो डैमेज पहुंच जाता है क्योंकि मैं लंबे टाइम के लिए गया था। जिमी कहता है ओ हाँ, मेरी वजह से, मुझे माफ कर देना। ट्रिका कहता है नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए, आपके ऊपर तो मैं अपना पूरा किंगडम में न्यौछावर कर सकता हूँ। वैसे हाँ, आपको तो यहाँ से चटली जाना था ना? जिमी कहता है ओ हाँ, वैसे कितना टाइम बीत गया? ट्रिका कहता है डीमन रन के 3 दिन, बट पृथ्वी के सिर्फ 3 मिनट्स। जिमी कहता है ओ, तो यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 1 मिनट के बराबर है, तो इसी की वजह से वैम्पायर इन्वेजन हो पाया, क्योंकि यहाँ के टाइम के हिसाब से तुम यहाँ से 1 महीने तक दूर थे। ट्रिका कहता है अगर आपको बिल्कुल अभी जाना हो तो मैं तैयारियां शुरू करता हूँ। वो अपने हाथों में डैमेज स्टोन को निकाल लेता है और पृथ्वी के लिए एक पोर्टल खोल देता है। जिमी वहाँ से जाते हुए ट्रिका को थैंक्स कहता है, लेकिन तभी जिमी को एक आवाज आती है। जिमी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जिमी, क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है? ये मैं हूँ, रिकी। रिकी ये सब कुछ टेलीपैथी का यूज करके कर रहा होता है। जिमी उसे टेलीपैथी में कहता है लेकिन तुम ये सब कुछ कैसे कर पा रहे हो? रिकी कहता है मैंने तुम्हें ट्रैक करने के लिए डार्क माना का यूज किया, जो कि तुमसे मेरी बॉडी में छूट गया था तब जब तुमने नेक्रोमेंसी का यूज करके अनडेड के रूप में मुझे रिजरेक्ट किया था। और ये एक ऐसा सीक्रेट है जो कि मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं जानता, और मुझे लगा मैं उस डार्क माना का यूज करके तुम तक टेलीपैथिक मैसेज पहुंचा सकता हूँ, लेकिन दूसरे डायमेंशन में ये सब भेजना इतना भी आसान नहीं है। वो तो जब तुमने पोर्टल खोला तब मैं ये करने में कामयाब हो पाया, और अभी मैं गरेन कासल के सामने खड़ा हूँ। जिमी कहता है गरेन कासल, तो वहाँ की सिचुएशन कैसी है? फादर कैसा है? रिकी जवाब देता है वॉर खत्म हो चुकी है और एल्वर्टन में सेफ है। जिमी जैसे ही चैन के सांस लेने लगता है, उसे तभी रिकी एक बुरी खबर सुनाने लगता है, जो कि होता है मार्कस रैनवेल के बारे में। वो उसको बताता है कि वो एल्वर्टन को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया और अभी उनकी हालत काफी खराब है। जिमी सोच रहा होता है हालांकि मैं 5 सालों में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हुआ हूँ, लेकिन मैं हमेशा ऐसे रिस्की वे में फाइट नहीं कर सकता और अपने साथ साथ अपनों की भी जान खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे अभी की कंपैरिजन में कई गुना पावरफुल बनना है। देन वो रिकी से कहता है यहाँ टाइम का फ्लो बहुत ही ज्यादा स्लो है, इसीलिए मैं वापस आने से पहले कई गुना पावरफुल बनना चाहता हूँ। सो मेरे फादर को अच्छे से ये चीज बता देना। रिकी कहता है क्या, लेकिन तुम कब तक वापस आओगे? जिमी कहता है 1 दिन में, और वहाँ से पोर्टर के साथ में हवा हो जाता है। रिकी अभी तक कंफ्यूजन में होता, क्या तो ये कल आने वाला है, लेकिन ये बात तो ऐसे कर रहा था कि ये कई सालों को ट्रेनिंग करने जा रहा है। सीन शूट होता है टीमोटल में, जहाँ पर रिका कहता है कि अब यहाँ पर ट्रेनिंग करने वाला है। जिमी कहता है हाँ, मैं यहाँ पर वो सारी चीजें ट्राई करना चाहता हूँ जो कि मैं कर सकता हूँ, और कुछ टाइम तक मैं इन सब चीजों की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। मुझे अभी तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। रिका कहता है मास्टर, ये सब चीजें मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। जिमी सोच रहा होता है अर्थ का एक दिन यहाँ के 4 साल के बराबर है। जेनिथ, मेरा इंतजार करना, 4 सालों में मैं इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा कि मैं अकेले बलबूते पर तुमको हरा पाऊं। तभी हम लोग देखते हैं रैंक 6 डीमन किंग ऑफ वेंजेंस को, बेरोस। हाँ, इसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं। ये वही डीमन है जो कि जिमी वेल्टन से लड़ चुका है, या हम लोग कह सकते हैं जिमी वेल्टन से हार चुका है। वो दूसरे डीमन से पूछता है काइमेरा, वो ह्यूमन कहाँ है? काइमेरा बताता है वो भी डीमन किंग के साथ है। अच्छा, वैसे हाँ, मैंने उस ह्यूमन के बारे में एक चीज सुनी है कि वो किंग से पहले आपसे लड़ा था। बेरोस कहता है बस मुझे अपने ओवर कॉन्फिडेंस का प्राइस चुकाना पड़ा। मुझे ये लगा था कि वो एक कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, मैं गलत साबित हुआ और मुझसे उस दिन की बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। लेकिन वो साला डीमन किंग के लिए काफी ज्यादा खास है, इसीलिए मैं कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं कर सकता। काइमेरा कहता है तो क्यों ना आप उसे रैंक बैटल के लिए चैलेंज करें, वहाँ पर आप उसकी जान भी ले सकते हैं।
रैंक बैटल ऐसी बैटल्स होती हैं जिसमें डीमंस की रैंक दांव पर लगी होती है और वो इसको जीतने के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं, अपनी जान तक। बेरोज कहता है, हाँ तुमने सही कहा, अगर मैं डीमन किंग्स रैंक बैटल की बात करूंगा तो वह कभी भी मना नहीं करेंगे। जिमी वेल्टन, मैं तुम्हारे चित्थड़े उड़ा दूंगा। बट बेरोज की ये सब कहने के बाद काइमेरा के फेस पे एक इवल स्माइल होती है, मतलब उसने कुछ प्लानिंग की है और वो इंटेंशनली बेरोज को भड़का रहा था। हम लोग देखते हैं कासल में एक तरफ कुछ डीमंस आपस में बात कर रहे होता है, तभी वहाँ भी डीमन किंग की एंट्री होती है जो कि उनसे पूछता है कि वो लोग क्या बात कर रहे थे। वो लोग उसको देखते ही अपने घुटनों में आ जाते हैं और बताते हैं एल्बेरोस इस इंसान से रैंक बैटल करना चाहता है। जिमी कहता है, ट्रिका, लेकिन ये है कौन? ट्रिका कहता है, ये वही हाफ ड्रैगन हाफ डीमन है जिसने कि आपसे मिडल रन में फाइट की थी। जिमी कहता है, अच्छा वो बंदा। जिमी डीमन किंग से बहुत ही ज्यादा नॉर्मल वे में बात कर रहा था, इसी वजह से बाकी डीमन चौंक जाते हैं और आपस में गपशप करने लगते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है जो कि डीमन किंग से इतने कैजुअल वे में बात कर रहा है। जिमी भी सोचने लगता है, इनका ये रिएक्शन स्वाभाविक है, हालांकि ट्रिका मेरा सबऑर्डिनेट है पर वो यहाँ का डीमन किंग भी है, सो मुझे बाकी लोगों के सामने इससे फॉर्मली बात करनी चाहिए। वो ट्रिका से कहता है कि वो उससे कैजुअली बात करें। ट्रिका भी उसकी बात समझ जाता है। जिमी उससे बोलने की परमिशन लेता है एंड कहता है, प्लीज मुझे बेरोज से लड़ने के लिए परमिशन दे दीजिए, हालांकि मैं डीमन नहीं हूँ लेकिन फिर भी उसके बाद भी मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, सो मेरे ख्याल से रैंकिंग को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा अच्छी बात रहेगी। ट्रिका कहता है, क्या आप श्योर है ना, क्योंकि ये मेरे वेंजेंस रीजन में 6th रैंक पर आता है एंड इसके और 4th 5 रैंक के बीच में ज्यादा पावर का भी डिफरेंस नहीं है। मुझे नहीं पता कि अब 5 साल में कितने ज्यादा पावरफुल होगा। जिमी कहता है, तुम चिंता मत करो क्योंकि मेरा अपोनेंट जितना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मेरे लिए उतनी अच्छी बात होगी। वो एक्चुअली में लाइफ और डेथ की बैटल लड़ना चाहता है, क्योंकि यह कहावत है कि इंसान अपनी पूरी ताकत अपने डेथ के टाइम में रिवील करता है। तब उसको एक आवाज आती है, ओह तो तुमने निर्णय ले लिया है। ये होता है बेरोस, जो कि वहीं पर उन लोगों की बातें सुन रहा था। वो कह रहा होता है, तुमसे लड़ने का तो सोच के मेरी पूरी बॉडी में खुजली होने लगी। वैसे तुमने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करके बहुत ही अच्छा काम किया, मैं आशा करता हूँ कि तुम इस बात पे रिग्रेट करोगे। जिमी कहता है, नहीं मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि उस बैटल के बाद में तुम्हारी रैंक मेरी हो जाएगी। बेरोज कहता है, बेटा तू बाहर मिल, अगर मैं तेरा गला नहीं चीर दूं ना तो मेरा नाम बदल देना। जिमी कहता है, क्यों क्या हुआ, यहाँ पर फट रही है क्या? ट्रिका सोच रहा होता है, मुझे ये तो पता था कि बेरोस रेकलेस है, लेकिन मैंने इस चीज की कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि वो मास्टर को डायरेक्ट रैंक बैटल के चैलेंज कर देगा। अभी मास्टर के पास कोई भी रैंक नहीं है, सो अगर वो हार गए तो उनके पास अपने प्राइड के अलावा हारने के लिए कुछ भी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ बेरोस, अगर बेरोस हारता है तो उसी हार के साथ में उसके सारे स्टेटस और राइट छीन लिए जाएंगे, और अगर वो जीत जाता है तो उस दिन का हिसाब बराबर कर सकता है। और मेरे हिसाब से बेरोस के पास जीतने की ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन मैं ये चीज नहीं जानता कि मास्टर ने अपने डार्क मैजिक की कितनी पावर अवेकन कर ली है। वो दोनों ही लोगों से कहता, मैं तुम दोनों को रैंक बैटल की परमिशन देता हूँ मगर एक शर्त पे, ये बैटल जिंदगी और मौत की बैटल नहीं होगी। बेरोस चौंकते हुए कहता, मगर क्यों, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। ट्रिको कहता, क्योंकि तुम दोनों ही हमारे किंगडम के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती हो। वो अभी भी डीमन किंग को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ट्रिका कहता, क्या तुम मेरी बात करना चाहते हो? बेरोज थर मारे कांपने लगता है और एग्री कर लेता है। ट्रिका वहां से जाते हुए कहता, मैं सब चीजों की तैयारी करता हूँ और जब तक मैं तुम्हें सम्मान नहीं करता इंतजार करो। बेरोज अपने रूम में चला जाता है एंड वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वो लगातार दीवार में पंचेस मारता ही जाता है एंड मन में सोच रहा होता है, एक रैंक बैटल जिंदगी और मौत की बैटल होती है, लेकिन डीमन किंग ने उस इंसान को मारने के लिए मना क्यों कर दिया? क्या वो उनके लिए इतना ज्यादा स्पेशल है? वो मैं था जिसने सबसे ज्यादा एनिमीज का खात्मा किया, पर ये लड़का अचानक से कहीं से आ गया और डीमन किंग की सारी अटेंशन ले गया। वहां पर काइमेरा आ जाता है एंड कहता है, बहुत बुरा हुआ। बेरोज कहता है, यहाँ से निकल जाओ क्योंकि जैसा कि तुम्हें दिख रहा है मैं बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं हूँ। काइमेरा कहता है, शांत हो जाइए शांत हो जाइए। बेरोज गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने, शांत हो जाऊं? तुझे क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन में शांत रह सकता हूँ? उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा इमेज डेमोनिक ऑरा निकल रहा होता है। काइमेरा स्ट्रगल करते हुए कहता, हालांकि आप उसका मान नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपकी बेइज्जती का बदला लेने के और भी रास्ते हैं। बेरोज कहता, जल्दी से अपना मुंह खोलो। काइमेरा कहता, तो डीमन किंग ने ये कहा कि किसी की जान लेना अलाउ नहीं है, तो इसका ये भी मतलब हुआ कि आप उसको मारने के अलावा उसके साथ कुछ भी कर सकता हो। बेरोज कहता है, तुम बहुत बकवास करता हो, मैं तुम्हें ये सब करने के लिए डीमन किंग से मरवा भी सकता हूँ। काइमेरा वहां से निकलते हुए कहता है, मैं तो बस आपको बता रहा था, चॉइस आपकी है, अभी मैं चलता हूँ। और बेरोज भड़क भी जाता है। हम लोग देखते हैं काइमेरा गेट के बाहर आके वापस से काफी ज्यादा इविल स्माइल कर रहा होता है एंड कह रहा होता है, मैंने कंफ्यूजन के बीच बो दिया है, अब देखना ये है कि आगे होता क्या है। थोड़ी देर में उनके किंगडम की सभा लग जाती है जहाँ पर ट्रिका के साथ
साथ में 2 डीमन किंग बैठे होते हैं जो कि उसके निचले रैंक के होते हैं एंड बाकी सभी लोग घुटनों पे होता है। कुछ डीमन जिम्मे के बारे में बात कर रहे होता है। इस ह्यूमन को तो देखो, ये कितना ज्यादा घमंडी है, इसने अभी तक किन के सामने घुटने पे नहीं टेके। दूसरा कहता तुम चिंता मत करो, एल्बेरोस उसको एक झटके में सबक सिखा देंगे। जिमी सोच रहा होता है इन लोगों को चुगली करना भी नहीं आता, मेरे सामने ही करने लगे। अच्छा वो सब तो ठीक है, ट्रिका के आसपास में वो दोनों कौन है? क्या वो हाई रैंकिंग डीमन है? ट्रिका के राइट साइड होती है वेंजेंस का असल डीमन किंग रैंक 3 मार्कस लिलियन और एक होता है रैंक 2 ड्यूक हेटोस। ट्रिका कहता है रैंकिंग बैटल उन लोगों के लिए होती है जो कि डीमन राम से बिलोंग करता है, जो कि जिमी पे लागू नहीं होती। लेकिन फिर भी जिमी वेल्टन एल्बेरोस से लड़ना चाहता था तो मैं उनको लड़ने दे रहा हूँ, लेकिन इस बैटल में किसी की भी जान लेना सख्त मना है। विनर और लूजर मैं डिसाइड करूंगा। क्या किसी का कोई सवाल जवाब? बेरोस और जिमी कहता है नहीं। जिमी पूछता है वैसे रैंक बैटल कब शुरू होगी? ट्रिका चुटकी बजाते हुए कहता है अभी। और इसी के ही साथ उन दोनों के बीच की रैंक बैटल शुरू हो जाती है एंड आज का एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। हाँ, इसके जितने भी सूटेबल चैप्टर्स अवेलेबल थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और हर 1-2 वीक में इसका एक चैप्टर आता है, तो जैसे ही हो जाएंगे वैसे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड हाँ, इसी मंथ गॉड गेम की वीडियो आने वाली है और मैंने नई सीरीज शुरू करने का भी सोचा जो कि बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट समथिंग स्पेशल इज कमिंग दिस मंथ। यप, मेरा फेस रिवील। चलो अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि अगले संडे तक तो पक्का ही आ जाएगी। You are watching Anime Nexus, signing out.